हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने ही चैनल आरसी सेंटर पे। आज से हम सब शुरू करेंगे क्लास 10th के इतिहास को। और आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 10th के इतिहास का पहला चैप्टर, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। और इस चैप्टर में राष्ट्रवाद से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है वो सब आज हम सब कंप्लीट करेंगे। उसके बाद बच जाएगा क्वेश्चन आंसर। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को हम सभी दूसरे वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम सब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, या कह सकते हैं राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। तो इसका परिभाषा है, राष्ट्रवाद किसी देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिणाम का वाहक है जो लोगों में अपने देश के प्रति एकता और प्रेम का भाव जगाता है। इसी चीज़ को राष्ट्रवाद कहते हैं। क्लास 10th के इतिहास को हम सब स्टार्ट किए हैं आज से। और पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। तो राष्ट्रवाद कहते ही हैं किसी देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिणाम का वाहक है जो लोगों में अपने देश के प्रति एकता और प्रेम का भाव जगाता है। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, राष्ट्रवाद के उदय के कारण, मतलब कि राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था ये क्यों हुआ था। और ये राष्ट्रवाद का उदय जो होता है ये यूरोप से शुरू होता है। मतलब लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना, अपने देश के प्रति एकता और प्रेम की भावना का जो उदय होता है, उद्भव होता है, ये यूरोप से होता है। इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है फ्रांसीसी क्रांति। उसके बाद दूसरा कारण है उदारवादी नीति। उसके बाद है फिर नेपोलियन का सैन्य अभियान। नेपोलियन के बारे में, मेटरनिक के बारे में, ये सब हम सभी अभी आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। फिर बाद है चौथा कारण मेटरनिक का प्रतिक्रियावादी नीति। ये सभी जो है राष्ट्रवाद के उदय के कारण है। उसके बाद हम सभी बात कर रहे हैं कि नेपोलियन का जन्म कब हुआ। क्वेश्चन है नेपोलियन का जन्म कब हुआ। तो नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1700 हुआ था, नेपोलियन का जन्म। उसके बाद फिर नेपोलियन का मृत्यु कब हुआ। तो नेपोलियन का मृत्यु 5 मई 1821 ईस्वी को हुआ था। नेपोलियन राजा कब बना। तो नेपोलियन राजा जो बना था वो 1804 ईस्वी में नेपोलियन राजा बना था। नेपोलियन का पतन कब हुआ। नेपोलियन का पतन 1815 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद है क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे। मतलब 1789 ईस्वी में जो फ्रांस में क्रांति हुआ था उसका मुख्य कारण क्या है। तो इसका आंसर है 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और बौद्धिक कारणों को माना जाता है। फ्रांस की क्रांति के समय, जिस समय फ्रांस में क्रांति हुआ था उस समय निरंकुशवादी शासक, जो निरंकुशवादी शासक थे जिसका नाम था लुई 16वां, वो वहाँ के राजा थे। इसके काल में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। मतलब कि यहाँ बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार होता था। सभी प्रदेशों की आर्थिक स्थिति खराब थी। मतलब जितने भी वहाँ के राज्य थे, छोटे छोटे सूबा थे, उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही ज़्यादा खराब थी। पादरी एवं कुलीन वर्ग की स्थिति अच्छी थी। सिर्फ वहाँ पे 3 वर्गों को बांटा गया था, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और साधारण वर्ग। तो सिर्फ पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के जो लोग थे इन्हीं की स्थिति अच्छी थी और किसी की भी स्थिति अच्छी नहीं थी। पादरी एवं कुलीन वर्ग की स्थिति अच्छी थी। इस क्रांति को वाल्टियर और मॉन्टेस्क्यू ने आगे बढ़ाया। उसके बाद है फिर क्वेश्चन, 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति के बाद किए गए मुख्य काम क्या थे। 1789 ईस्वी में जो फ्रांस में क्रांति हुआ था उसके बाद मुख्य रूप से कौन कौन से काम किए गए थे फ्रांस की क्रांति के बाद। तो लिखे हम सभी, 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति के बाद किए गए मुख्य काम निम्नलिखित है। पहला क्वेश्चन है, पहला आंसर है इसका, नेशनल असेंबली की स्थापना की गई। मतलब फ्रांस में नेशनल असेंबली की स्थापना की गई। दूसरा, नया संविधान बनाया गया। यहाँ पे संविधान बनाया गया। सभी को समान अधिकार दिए गए। जितने भी लोग थे वहाँ पे जो भेदभाव होता था, जो पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के लोगों के साथ अच्छे व्यवहार किए जाते थे और जो सामान्य वर्ग के लोग थे उनके साथ भेदभाव होता था, ये सभी खत्म कर दिया गया। और कह रहे हैं सभी को समान अधिकार दिए गए। नाप तौल की समान पद्धति को अपनाया गया। उसके बाद फिर
फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। फ्रांस की जो भाषा थी फ्रेंच, उसको राष्ट्रभाषा बनाया गया, नेशनल लैंग्वेज बनाया गया इसे। अपना एक अलग राष्ट्रगान बनाया गया और वहाँ का एक राष्ट्रगान भी बनाया गया, नेशनल सॉन्ग भी वहाँ का बनाया गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन, साम्राज्यवाद क्या है। क्वेश्चन है साम्राज्यवाद क्या है, या साम्राज्यवाद से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर है, जब कोई बड़ा देश किसी छोटे देश पर अपना अधिकार कर लेता है तो उसे साम्राज्यवाद कहते हैं। इस क्रिया को साम्राज्यवाद कहते हैं। जब कोई बड़ा देश या जब कोई शक्तिशाली देश किसी छोटे देश पर या कमज़ोर देश पर अपना अधिकार जमा लेता है, उस पर कब्जा कर लेता है, तो कब्जा करने की जो ये क्रिया होती है ना, इस क्रिया को साम्राज्यवाद कहते हैं। उसके बाद फिर सामंतवाद क्या है। तो इसका आंसर है, वैसी शासन प्रणाली जिसमें ज़मींदारों को किसानों से ज़्यादा अधिकार दिया जाता है, उसे सामंतवाद कहते हैं। सामंतवाद क्वेश्चन है, सामंतवाद क्या है, या सामंतवाद से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर है, वैसी शासन प्रणाली, मतलब जिस शासन प्रणाली में ज़मींदारों को, जो ज़मीन के मालिक होते थे, जो ज़मींदारों को किसानों से ज़्यादा अधिकार दिया जाता था या दिया जाता है, तो इस प्रकार के प्रणाली को ही सामंतवाद कहते हैं। उसके बाद है मध्यम वर्ग किसे कहते हैं। समाज में रहने वाले वैसे लोग जो अपना जीवन निर्वाह छोटे व्यापार और नौकरियों के माध्यम से करते हैं, उसे मध्यम वर्ग कहते हैं। समाज में रहने वाले जो लोग अपना जीवन का निर्वाह जो करते हैं, जीवन चलाते हैं, वो छोटे मोटे व्यापार करके और नौकरी करके जो जीवन चलाते हैं, उसको मध्यम वर्ग कहते हैं। उसके बाद फिर सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। आंसर इसका, समाज में रहने वाले वैसे लोग जिसमें गरीब, किसान, मजदूर शामिल होते हैं, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। गरीब, किसान और मजदूर जिस वर्ग में शामिल होते हैं, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन, नेपोलियन बोनापार्ट हैं। पहला, इनका जन्म हुआ था, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को हुआ था। 15 अगस्त 1769 ईस्वी में। इसका पूरा नाम था नेपोलियन दी बोनापार्ट, नेपोलियन दी बोनापार्ट। उसके बाद फ्रांस की क्रांति में, फ्रांस में जो 1789 में क्रांति हुई थी, उसके बारे में लिखे हैं, फ्रांस की क्रांति में सेनापति के रूप में काम कर रहा था। नेपोलियन बोनापार्ट जो थे, वो फ्रांस की क्रांति में सेनापति के रूप में काम कर रहे थे। उसके बाद 1789 में फ्रांस की राजनीति में प्रवेश किया और उसी समय वे फ्रांस की राजनीति में प्रवेश करते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। और उसके बाद फिर 18 मई 1804 को सम्राट बन जाते हैं। ये 18 मई 1789 को ये फ्रांस की राजनीति में प्रवेश करते हैं और 18 मई 1804 ईस्वी को ये सम्राट बन जाते हैं, मतलब राजा घोषित कर दिए जाते हैं और अपना एक अलग कानून बनाते हैं, जिसे नेपोलियन संहिता कहते हैं। और राजा बनने के बाद अपना ये अलग कानून बनाते हैं और उस कानून को नेपोलियन संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? नेपोलियन संहिता। उसके बाद फिर नेपोलियन के द्वारा किए गए कार्य क्या हैं। तो नेपोलियन जब राजा बने, सम्राट बने, तो वो कुछ काम भी किए। तो चलिए हम सब देखते हैं कि उसके द्वारा किए गए काम क्या है। पहला नंबर में लिखे हैं, विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया। विशेष अधिकार किसे कहते हैं? जब कोई किसी प्रकार का अधिकार किसी एक व्यक्ति को कि किसी खास व्यक्तियों को दे दिया जाता है, सभी व्यक्तियों को विशेष अधिकार नहीं मिलता है। तो जो विशेष अधिकार था, जो किसी खास व्यक्ति को विशेष अधिकार दिया जाता था, इसको समाप्त कर दिया गया नेपोलियन के द्वारा। उसके बाद यातायात के साधन को सस्ता कर दिया गया। यातायात मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो खर्च होता था वो बहुत ही ज़्यादा होता था, महंगा होता था, इसको ये सस्ता कर दिए। ये यातायात के साधन को सस्ता कर दिए। उसके बाद संचार व्यवस्था को सुगम कर दिया। उसके बाद फिर आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया। आर्थिक असमानता मतलब कि कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत ही ज़्यादा अमीर थे और जो गरीब थे वो बहुत ज़्यादा गरीब थे। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये आर्थिक असमानता है। तो आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया नेपोलियन बोनापार्ट ने। और उसके बाद फिर सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। सामंती व्यवस्था हम सब पीछे देख चुके हैं, जिसमें ज़मींदारों को ज़्यादा अधिकार होता था किसानों से। तो इस व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया और सभी को समान अधिकार दिया गया, सभी को समान रूप से अधिकार दिया गया।
उसके बाद और भी काम किए थे, जैसे कि शिक्षा में सुधार, शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार किए थे नेपोलियन बोनापार्ट जो थे। और उसके बाद ये सभी के लिए समान कानून बनाए, सभी व्यक्तियों के लिए समान कानून बनाए थे। उसके बाद है फिर क्वेश्चन, उदारवादी राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? उदारवादी राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? आंसर इसका, उदारवादी एक अलग विचारधारा के लोग थे। उदारवादी जो थे वो एक अलग विचारधारा के लोग थे जो आर्थिक समानता पर बल देते थे। उदारवादी राष्ट्रवाद के तहत आर्थिक समानता के आधार पर गरीबों को आगे बढ़ाने पर बल दिया गया। इसके बाद है फिर जालवेरिन क्या है? जालवेरिन क्या है? आंसर है इसका, जालवेरिन एक व्यापारिक संस्था थी जिसका गठन 1834 ईस्वी में परशा ने किया था। इसका मुख्य काम व्यापारियों के हितों का रक्षा करना था। इस संस्था ने पूरे जर्मनी को आर्थिक रूप से एक कर दिया। उसके बाद है फिर क्वेश्चन, वाटरलू का युद्ध। वाटरलू के युद्ध से आप क्या समझते हैं, या वाटरलू का युद्ध किसे कहते हैं? तो आंसर है, वाटरलू का युद्ध 18 जून 1815 ईस्वी में 18 जून 1815 ईस्वी को लड़ा गया था। यह नेपोलियन का अंतिम युद्ध था। इस युद्ध में एक तरफ फ्रांस और दूसरी तरफ रूस, ब्रिटेन, पर्शिया, ऑस्ट्रिया और हंगरी था। इस युद्ध में हारने के बाद नेपोलियन को कैदी बनाकर सेंट हेलेना नामक टापू पर भेज दिया गया। 1821 ईस्वी को 52 वर्ष की आयु में इसका मृत्यु हो गया था नेपोलियन का। वियना की संधि कब हुई? वियना की संधि कब हुई? आंसर है 1815। फिर है, वियना की संधि की अध्यक्षता कौन है? ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख। क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन का क्या लक्ष्य था? इसका आंसर है, वियना सम्मेलन का उद्देश्य नेपोलियन के द्वारा यूरोप की राजनीति में लाए गए परिवर्तनों को समाप्त करना था। वियना सम्मेलन जो हुआ था तो उसका उद्देश्य ही था कि नेपोलियन के द्वारा जो परिवर्तन किया गया है, जो बदलाव किया गया है, उसको समाप्त कर दिया जाए और पुरानी व्यवस्था को लागू कर दिया जाए। 1789 से 1815 तक जो भी घटना घटी उसे दोहराया न जाए और नेपोलियन के द्वारा जो भी विकास का आंदोलन चलाया गया है उसे दबा दिया जाए। ये उद्देश्य था, लक्ष्य था वियना सम्मेलन का। उसके बाद फिर क्वेश्चन, मेटरनिख कौन था? मेटरनिख कौन था? तो आंसर है, मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। यह एक घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। इसका कहना था कि किसी राज्य में शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई न करो। मेटरनिख काल से आप क्या समझते हैं? आंसर है, 1815 से 1848 1815 से 1848 ईस्वी तक का समय को मेटरनिख काल कहते हैं। इसका मूल मंत्र परिवर्तन में बाधा डालना या बाधा पहुंचाना था। इसके जो कुछ काम थे वो नीचे दिया गया है, लिखा है, यूरोप में कोई बदलाव ना हो। इन्होंने कह दिया था कि यूरोप में कोई बदलाव ना हो। उसके बाद, सभी जगह पुरानी व्यवस्था लागू हो, शासन करो लेकिन विकास न होने दो, प्रेस पर पाबंदी, स्कूल और कॉलेज में जासूस लगा दिया, ये सभी काम कर दिया गया था मेटरनिख के द्वारा। उसके बाद है क्वेश्चन, मेजनी कौन था? मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी को जेनेवा में हुआ था। मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। यह एक लेखक और दार्शनिक था। इन्होंने 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन चलाया जिसका समर्थन तमाम जनता ने किया था। मेजनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना तथा 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना किया था। क्वेश्चन है फिर, फ्रांस की क्रांति या कह सकते हैं 1830 की क्रांति, इसके बारे में लिखे हम सभी। 1815 में लुई 18वां सम्राट बना। लुई 18वां 1815 में फ्रांस का सम्राट बना।
उसके बाद कह रहे हैं 1824 में लुई 18वां का मृत्यु हो गया। 1824 में लुई 18वां का मृत्यु हो गया। उसके बाद फिर नया सम्राट चार्ल्स 10th वहाँ के सम्राट बने 1824 में। उसके बाद फिर चर्च की शक्ति को बढ़ा दिया, और ये जो चार्ल्स 10 थे ये चर्च की शक्ति को बढ़ा दिया, पादरियों की शक्ति को बढ़ा दिया, मताधिकार सीमित कर दिया, वोट देने का जो अधिकार था वो सीमित कर दिया। उसके बाद फिर 25 जुलाई 1830 को ये 4 नियम बनाए। 25 जुलाई 1830 को 4 नियम बनाए। फिर कह रहे 26 जुलाई 1830 को पूरी जनता सड़क पर आकर आंदोलन करने लगी, और जैसे ही नियम बनाए तो जितनी भी जनता थी वो सभी सड़क पर आकर आंदोलन करने लगी। उसके बाद कह रहे हैं यह आंदोलन 3 दिन तक चला, 3 दिन तक। 31 जुलाई 1830 को चार्ल्स 10 भागकर इंग्लैंड चला गया, और जब आंदोलन बहुत ही बड़े पैमाने पर होने लगा तो 31 जुलाई 1830 को चार्ल्स 10 भागकर इंग्लैंड चला गया। इसके बाद है बुर्बो वंश की समाप्ति हो गई, आयरलैंड वंश को शासन सौंप दी गई और लुई फिलिप शासक बना। लुई फिलिप जो है यहाँ के शासक बने। इसके बाद है जुलाई 1830 ईस्वी के क्रांति के कारण, फ्रांस में जो जुलाई में 1830 में क्रांति हुई थी उसके कारण क्या है, तो लिखे हैं फ्रांस में 1830 ईस्वी में एक गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी। गृह युद्ध मतलब आपस में ही, अपने देश में ही आपस में लोग लड़ने लगे, जिसे जुलाई 1830 की क्रांति कहा जाता है। इस क्रांति में चार्ल्स 10 एक निरंकुशवादी शासक था जिसने फ्रांस में पनप रही राष्ट्रीयता की भावना को दबाने का प्रयास किया। मतलब वहाँ के लोगों में जो राष्ट्रीयता की भावना पनप रही थी उसको दबाने का प्रयास किया चार्ल्स 10 ने। इसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलीग्रेक को प्रधानमंत्री बनाया गया। इसके द्वारा प्रधानमंत्री बनाया गया पोलीग्रेक को, जो कि एक प्रतिक्रियावादी नेता था जिसका विरोध उदारवादी लोगों ने जमकर किया, और उसके बाद इसका विरोध करने लगे लोग और फ्रांस की क्रांति शुरू हो गई। फिर है क्वेश्चन 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारण को लिखें। उसके बाद फिर फ्रांस में 1848 ईस्वी में भी एक क्रांति हुई थी, उसके कारण को कह रहे हैं लिखने के लिए। तो यहाँ लिखा है लुई फिलिप की असफलता को 1848 ईस्वी की क्रांति का सबसे बड़ा कारण माना गया है। लुई फिलिप की जो असफलता थी उसको 1848 ईस्वी की क्रांति का सबसे बड़ा कारण माना गया है। लुई फिलिप ने जनता से वादा किया था कि अगर हमारी सत्ता आएगी तो पूरी जनता को खुश रखेंगे। उसने गीजो को प्रधानमंत्री बनाया जो कठोर प्रकृति का व्यक्ति था। इसके काल में और भूखमरी बढ़ गई। इसके काल में जो है भूखमरी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। इसका विरोध सुधारवादी नेता ने थेथर्स ने किया, लेकिन पुलिस द्वारा गोलियां चलवा दी जिससे बहुत सारे लोग और नेता मारे गए। इसके बाद ही क्रांति शुरू हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। आंसर है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा थी। ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा थी। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था, जिसका कहना था कि किसी देश में शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई ना करो। उसके बाद है क्वेश्चन इटली और जर्मनी के एकीकरण में नेपोलियन की क्या भूमिका थी। आंसर है इटली और जर्मनी के एकीकरण में नेपोलियन का अहम भूमिका था। इन्होंने इटली और जर्मनी को वास्तविक सत्ता दिलाने का काम किया। फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया। जर्मनी 300 छोटे छोटे खंडों में विभक्त था, जिसे 33 राज्यों में परिवर्तित कर दिया। उसके बाद फिर बिस्मार्क कौन था। आंसर है यह एक सफल कूटनीतिज्ञ था जो हिगेल के विचारों से प्रभावित था। यह उसकी कूटनीतिज्ञ की सफलता थी कि चाहे उदारवादी राष्ट्रवादी हो या कट्टरवादी राष्ट्रवादी, सभी उसे अपना समर्थक मानते थे। रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन इसी ने किया था। उसके बाद है क्वेश्चन रक्त और लौह की नीति से आप क्या समझते हैं। आंसर है रक्त और लौह की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। इसका कथन था भाषण से कुछ नहीं होगा,
मतलब कि इसका कथन था भाषण से कुछ नहीं होगा। कहने का मतलब कि सिर्फ भाषण देने से कुछ नहीं होगा, बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं तो कुछ करना पड़ेगा, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा। यह 1862 में पर्सा का चांसलर बना। इसके बाद है काउंट कावूर कौन था। यह एक सफल कूटनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी व्यक्ति था जो निरंकुशवाद का पक्का विरोधी था। यह जानता था कि इटली के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया है, अतः ऑस्ट्रिया को हराने के लिए इसने फ्रांस से दोस्ती कर ली। यह इटली और जर्मनी के क्षेत्रों में विकास करना चाहता था। दोस्तों यह चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। अब जो है इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर बच गया है, तो क्वेश्चन आंसर हम सब फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका कर लेंगे। ये इतिहास का पहला चैप्टर जो है ये पूरा कंप्लीट हो गया इतना ही में। यदि आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो पहला चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको इन्हीं में से आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह के प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और इसी तरह हम प्रत्येक चैप्टर का वीडियो बना करके डालेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।